हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय संगठन एर्नाकुलम रीजन प्री बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द सेशन 2022 एंड 23 उसका फिजिक्स का पेपर सोल्व करने वाले हैं। अब देखिए, मैं डिफरेंट रीजन्स के पेपर इसलिए उठा रहा हूँ कि इससे हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। और जब आप कोई भी पेपर सोल्व करते हो, वो कोई सैम्पल पेपर हो, कोई प्री बोर्ड का पेपर हो, तो उससे आपको क्या मिलता है कि पूरे सब्जेक्ट का रैंडम रिवीजन आपका हो जाता है। तो वहाँ से आपको अपनी वीकनेस है वो पता चल जाती है और आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो पता चल। इस पेपर में मैं जितने भी कंसेप्ट पॉइंट हैं वो सारे डिस्कस करूँगा। मैं केवल आंसर ही नहीं बताऊँगा आपको जो मेन पॉइंट्स हैं उसको भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप देखेंगे कि ये वीडियो देखने के बाद आपके कई कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको आते नहीं थे या आपने उनको गलत से समझा हुआ था। तो जितने भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो सारे दूर हो जाएंगे। ओके, आप ये मत सोचना कि इस पेपर में आपको 8, 10, 20 या 35 क्वेश्चन ही सॉल्व करने को मिलेंगे। आप ये सोचना कि आपकी पूरी फिजिक्स का एक प्रकार से रैंडम रिवीजन हो रहा है। ओके, वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, आप शेयर करेंगे मुझे पता है, उसके लिए एडवांस में आपको मैं थैंक यू बोलता हूँ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, ए चार्ज कैपिटल Q is placed at the center of the line joining the 2 point charge plus Q and plus Q as shown in the figure. The ratio of the charge capital Q and the small q is. देखिए, ये जो आपको अरेंजमेंट गिवन है और ये जो आंसर्स गिवन है, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है। अगर आप इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आंसर बी और आंसर डी आपके राइट आंसर हैं। ये रियल स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से होता है। कूलम्ब्स लॉ में आपने पढ़ा होगा, जब आप इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ते हो तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट ये भी आती है कि आपके पास ये 3 चार्ज हैं और एक चार्ज ये बीच में रखा हुआ है। तो उसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, उसके लिए जो कैपिटल Q है इसका साइन बताइए। आप ऐसे क्वेश्चन पूछता है, उसका साइन बताइए और इसका मैग्नीट्यूड बताइए। एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है। देखो, साइन का तो आप पता लगाओगे। इक्विलिब्रियम होने के लिए ज़रूरी है कि ये वाला जो चार्ज है कैपिटल Q वाला, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो। इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ इस कैपिटल Q का नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। और वो 0 कब हो सकता है? 0 हो सकता है, देखिए, इसके ऊपर एक फोर्स इस साइड में लगे, एक फोर्स इस साइड में लगे, और ये जो दो फोर्स हैं, सपोज करो इसको मैंने F1 बोल दिया, इसको मैंने F2 बोल दिया। अगर F1 और F2 दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तो ये जो कैपिटल वाला Q है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब आएगा? जब इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? नेट F कितना होगा? 0, तभी इक्विलिब्रियम में आएगा, है ना। अब देखो, साइन कैसे पता करोगे आप? ये सेंटर पे रखा हुआ है। नया पेज लेके मैं आपको वहाँ समझाता हूँ। आपके पास क्या है? एक चार्ज प्लस Q यहाँ पे है, एक चार्ज प्लस Q यहाँ पे है, ये लाइन ज्वाइनिंग है और ये सेंटर है। देखो, अगर सेंटर पे आप प्लस का चार्ज रखते हो, एक बार कंसिडर को प्लस का रखोगे तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, इसको मैं F1 मान लूँ। ये वाला चार्ज है, ये जो दूसरा चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा, इसको मैं F2 मान लूँ। तो आप देखोगे कि इस चार्ज के ऊपर 2 फोर्स लगे हुए हैं और दोनों फोर्स जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ये फोर्स F1 है, ये वाला फोर्स F2 है। अगर F1 और F2 दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये वाला चार्ज है वो किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लस Q चार्ज आप रखोगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी देखिए, आपके पास ये चार्ज है प्लस Q, ये वाला चार्ज है प्लस Q, ये इसका सेंटर है। अगर इस सेंटर पे मैं माइनस का चार्ज रख दूं तो क्या होगा? तो आप देखोगे ये वाला प्लस Q इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, F1 इधर हो जाएगा। ये वाला प्लस Q अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, F2 इधर हो जाएगा। आप देखोगे F1 F2 की ओनली डायरेक्शन बदली है, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क इस केस में भी नहीं आने वाला। तो इस केस में भी अगर आपके पास F1 इज इक्वल टू F2 होगा तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो इक्विलिब्रियम तो होगा ही होगा। F1 F2 आपको सिर्फ बराबर करने हैं। तो इसका मतलब ये जो कैपिटल Q है ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से इसके ये दोनों आंसर हो सकते थे। मैग्नीट्यूड इसका 1/4 आ गया, कैलकुलेशन करते हैं तब। बट एक्चुअली होता क्या है? एक स्टेटमेंट ऐसे भी आती है कि ये जो 3 चार्ज का सिस्टम बना, एक ये चार्ज बना, एक ये वाला बना और एक कैपिटल Q, तो तीनों चार्ज का सिस्टम इक्विलिब्रियम में लेके आना है। तो उस केस में ये जो कैपिटल Q है, ये हमारा कैपिटल Q है, इसके पास प्लस और माइनस दोनों साइन
पॉसिबल नहीं है, एक ही साइन मिलेगा पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। देखो पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए दोनों साइन क्यों नहीं हो सकते, वो आपको मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए, अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम आने का मतलब है ये अपनी जगह से ना हिले, ये भी अपनी जगह से ना हिले और ये भी अपनी जगह से ना हिले, तो उसका मतलब है कि इसके ऊपर भी नेट फोर्स, इसके ऊपर भी नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये बीच वाला चार्ज माइनस का हो। क्यों? क्योंकि ये वाला जो चार्ज है और ये वाला चार्ज है, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालोगे तो वो दोनों का क्या रिपल्सिव है। ये वाला चार्ज है ये इस चार्ज को इधर भगाएगा, ये वाला चार्ज है इसको इधर भगाएगा। तो इनको रोकने के लिए यहाँ वाला जो चार्ज इनको अट्रैक्ट करना चाहिए ना, तो अट्रैक्ट कौन करेगा, सिर्फ माइनस का ही कर सकता है, इसलिए आप यहाँ प्लस नहीं रख सकते। ओके, तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन पूछा था यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है इसकी प्रिंटिंग में। यहाँ पे ये होना चाहिए था एज शोन इन द फिगर, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट और जोड़नी चाहिए थी कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, फिर रेशियो पूछना चाहिए था। तो इसका आंसर तब कितना था, डी। इस केस में आप बी और डी में से कोई भी आंसर सेलेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 capacitors of capacitance 6 microfarad and the 4 microfarad are put in series across a 120 volt battery. What is the potential difference across 4 microfarad capacitor? देखिए, 2 कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर ये है और दूसरा कैपेसिटर ये है, सीरीज में जोड़ रखे हैं C1 एंड C2, और ये कनेक्टेड हैं 120 वोल्ट बैटरी के साथ। तो ये बैटरी हो गया आपके पास 120 वोल्ट। तो आपको पता है सीरीज कम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। रिजल्टेंट जो C आएगा वो आएगा C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ओके, अब आपसे क्या पूछा गया है, ये 6 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है और ये 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। 4 वाले का पोटेंशियल पूछा है, तो कैसे बताओगे। देखो, सीरीज कम्बिनेशन का आपको रूल याद है ना, सीरीज में क्या होता है, V डिफरेंट होता है सभी का, वो चाहे रजिस्टर हो या कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, कुछ भी हो, V डिफरेंट होता है। चार्ज या करंट सभी का क्या होता है, सेम होता है। तो जो चीज़ सेम है, पहले आप यहाँ से क्या करेंगे, अब पूरा जो सर्किट है, पूरे सर्किट का मैं चार्ज पता कर लेता हूँ, कैपेसिटर है तो चार्ज पता करूँगा, फिर मैं इंडिविजुअली कैपेसिटर आराम से पता कर सकता हूँ। तो चार्ज पता करने के लिए चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटर C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई V होता है। तो यहाँ से Q का फॉर्मूला आएगा C इंटू वी। Q का फॉर्मूला क्या आएगा, C इंटू वी। और Q में निकालना चाह रहा हूँ पूरे सर्किट का, तो Q अगर आप पूरे सर्किट का निकालोगे तो C भी पूरे सर्किट का आना चाहिए, क्योंकि V तो पूरे सर्किट का आपके पास दे ही रखा है 120, है ना। तो पूरे सर्किट के C का फॉर्मूला ये है, तो C की वैल्यू आप पहले फाइंड आउट कर लो। C इज इक्वल टू C1 है 6, C2 है 4 डिवाइड बाई 6 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 2.4 माइक्रोफेराड। तो जो C की वैल्यू है आपके पास वो है 2.4 माइक्रोफेराड, और Q नेट जो है सर्किट में वो कितना हो जाएगा, वो C इंटू वी हो जाएगा। तो C है 2.4 एंड V है 120 वोल्ट है, तो ये हो जाएगा माइक्रोकुलम। इसकी आप मल्टीप्लाई मत करना, क्यों नहीं करना, रीज़न आपको मैं बताऊंगा। मल्टीप्लाई करने से आपका काम बढ़ेगा, ये आगे जाके कट जाएंगे आपस में, तो इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, ये जो आपका इस प्रकार से जो सर्किट था, ये जो सर्किट था इसमें ये 6 वाला था और ये 4 माइक्रोफेराड वाला कैपेसिटर था, इनका हमें वोल्टेज निकालना था, ये मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। तो आपको पता है C इज इक्वल टू होता है Q डिवाइड बाई V, तो V का फॉर्मूला हो जाएगा Q डिवाइड बाई C। Q इसका भी पता चल गया आपको और इसका भी पता चल गया। Q की वैल्यू कितनी आई आपके पास, Q नेट जो अभी हमने कैलकुलेट की थी वो आई थी आपके पास 2.4 इंटू 120, यही आया था ना, 2.4 इंटू 120 आया था। 120 माइक्रोकुलम, इसको अलग से लिख के रख लेना है। तब देखो V किसका निकालना है, V हमें निकालना 4 वाले का, तो V इज इक्वल टू Q तो आपके पास हो गया 2.4 इंटू 120 और डिवाइड बाई C 4 माइक्रोफेराड है, 4 माइक्रोफेराड है। इधर क्या था माइक्रोकुलम, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 30, तो आंसर आएगा 72 वोल्ट। कितना आंसर आएगा 72 वोल्ट। और दूसरे का निकालोगे, ये तो V1 हो गया, V2 निकालोगे तो 2.4 इंटू 120 डिवाइड बाई 6 कर देंगे,
तो 6 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20, ये आएगा 48 वोल्ट। तो आंसर देख लीजिए कौन सा है, आंसर है 72 वोल्ट वाला सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं सिर्फ आंसर नहीं लिख रहा हूँ, आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ कि कैसे कैसे सोल्व करने हैं। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, आप पेशेंस के साथ देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इन द इक्वेशन ए बी इज इक्वल टू सी, ए इज़ द करंट डेंसिटी, सी इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन बी इज। काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है देखिए, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है ए बी इज इक्वल टू सी है, ए बी करंट डेंसिटी है, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लीजिए। सॉरी ए बी नहीं, ए इज़ द करंट डेंसिटी है, तो ए को क्या बोला है, ए करंट डेंसिटी है, तो करंट डेंसिटी होता है आपके पास आई डिवाइड बाई ए। बी का आपको नहीं पता, दैट इज इक्वल टू सी। सी क्या है, सी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये अब इनके यूनिट्स लिखिए और आप देखिए बी की यूनिट क्या आती है। यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा बी इज इक्वल टू आएगा फोर्स डिवाइड बाई चार्ज इनटू एरिया और डिवाइड बाई करंट। मैंने यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ के सिंबल लिखे हैं, ए को एम्पियर मत समझना आप, ठीक है। यहाँ पे ए फॉर एरिया है। अब मैं इन सभी की यूनिट्स लिखता हूँ। सभी की अगर आप यूनिट्स लिखोगे तो बी इज इक्वल टू आपके पास आएगा फोर्स, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और चार्ज की यूनिट होगी कूलम, इनटू एरिया, एरिया क्या हो गया मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई करंट, करंट की यूनिट होगी एम्पियर। तो मतलब आपके पास यहाँ पे यूनिट आई न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम एम्पियर। अब ये रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, और आगे ऑप्शन दे रखा है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वी होती है, तो इसमें से आपको मैच नहीं हो रही। रेजिस्टेंस की ओम होती है, और कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी, इनकी यूनिट्स आप लिख के देखिए। तो आप सबसे पहले अगर रेसिस्टिविटी की देखेंगे तो रेसिस्टिविटी जो रो होती है वो आर ए डिवाइड बाई एल होती है। आर की होती है ओम, ए की होती है मीटर स्क्वायर, और डिवाइड बाई एल की क्या होती है मीटर। ये कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या आती है ओम मीटर आती है। तो ये यूनिट्स हैं, आपको देखनी है। आप इस फॉर्मूले में देखोगे तो इससे आपकी कोई मैच हो ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ तो न्यूटन आ रहा है, न्यूटन किसी में है ही नहीं। तो इस केस में आपको अब करना क्या है कि ये जो न्यूटन है ना, इस न्यूटन को आप इनकी टर्म में लेके आइए, मीटर, एम्पियर, ओम, चार्ज, किसी की टर्म में आ जाए। मतलब ये जो फोर्स है, इस फोर्स को आपको इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट में चेंज करना है। तो वो कैसे चेंज करेंगे, देखो अब आपको पता तो चल गया, क्योंकि आप चार्ज को डील कर रहे हो, यहाँ पे करंट को डील कर रहे हो, एरिया को डील कर रहे हो। तो आपके पास एक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू, और वहाँ से आप देखेंगे कि W का फॉर्मूला आपके पास होता है V इंटू क्यू। और वहाँ से आप देखो W को क्या लिख सकते हो, W को आप लिख सकते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू V इंटू क्यू। और फोर्स को यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, वो आप लिख सकते हो वी क्यू डिवाइड बाई डी। यानी अगर फोर्स को मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखना हो या इलेक्ट्रिकल नेचर में लिखना हो, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल इंटू चार्ज डिवाइडेड बाई डी। डी क्या है, सेपरेशन है, कोई डिस्टेंस है। ये वाला जो फोर्स का फॉर्मूला है उसको आप इस फॉर्मूले में पुट कीजिए और देखिए क्या रिलेशन आपके पास निकल के आता है। तो इसको अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो मेरे पास B की वैल्यू आती है, F की वैल्यू डायरेक्ट पुट करता हूँ विदाउट यूनिट, V Q डिवाइड बाई D इनटू क्या लिखा है यहाँ पे Q, और ये हो जाएगा एरिया डिवाइड बाई करंट I। ठीक, मैंने यहाँ यूनिट रख दी थी ना, यूनिट के साथ लिखना चाहिए था इसको। ठीक है, मैं यूनिट हम दोबारा लिख देंगे। चार्ज से चार्ज कैंसिल हो गया। अब यूनिट्स रखो, तो B की यूनिट्स आपके पास क्या आएंगी, V तो वोल्ट ही हो गया, D की यूनिट क्या होगी मीटर, इनटू A क्या हो गया मीटर स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या हो गया I। इससे ये कैंसिल हो गया, V अपॉन I, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या होता है IR, R इज इक्वल टू V अपॉन I, और V अपॉन I क्या होता है ओम। तो मतलब V अपॉन I तो आपके पास हो जाएगा ओम, और ये क्या बचा मीटर। तो फाइनली आपके पास जो बचा B इज इक्वल टू वो आया ओम मीटर, और ओम मीटर किसकी यूनिट होती है, रेसिस्टिविटी की यूनिट होती है। सो आंसर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट VI ग्राफ फॉर ए गुड कंडक्टर। ये तो ग्राफ आपको डायरेक्ट याद ही करने, ए वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5,
इन ए मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्शन फाई इन द स्केल ऑन द स्केल बाई ए पॉइंटर अटैच टू द स्प्रिंग इज। तो उसका जो डायरेक्ट फार्मूला है डिफ्लेक्शन का वो ये वाला फार्मूला है NIAB डिवाइड बाई K, जहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न है, A एरिया ऑफ द कॉयल है, B स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, I जो करंट आपने पास किया था वो है, और K कांस्टेंट है जो आपने स्प्रिंग यूज़ किया था उसका। क्वेश्चन नंबर 6, 3 नीडल्स N1 N2 एंड N3 आर मेड ऑफ ए। देखो इन जो आगे जिनसे मिलके बनाना उस पर ध्यान देना। फेरोमैग्नेटिक का बना है, पैरामैग्नेटिक का बना है और डायमैग्नेटिक का मिला है, और एक मैग्नेट है जो इनके पास लाया गया है। तो क्या होगा, तो एक बात ध्यान दीजिए आप, जो फेरोमैग्नेटिक है ना, फेरोमैग्नेटिक वो स्ट्रोंगली मैग्नेटिक होता है तो स्ट्रोंग अट्रैक्शन होगा। पैरामैग्नेटिक में थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में वीक होगा, और डायमैग्नेटिक रिपल्सन करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये सारी स्टेटमेंट्स आप पढ़ के देखो यहाँ पे, आप इनमें से ये देख रहे हो कि जो डी वाला ऑप्शन है, N1 स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करता है, N2 वीकली एंड N3 रिपेल करता है वीकली। अट्रैक्ट करेगा N1 स्ट्रोंगली एंड N2 वीकली करेगा, और N3 वीकली रिपेल कर रहा है ना। तो डी वाला आंसर इसमें क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन ए करंट इन ए कॉइल चेंज फ्रॉम 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। देखिए आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उनको आप लिख लीजिएगा, फिर आपके पास आराम से आंसर आ जाएगा। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आई, आपके पास इन्फॉर्मेशन ये आई कि जो I1 था आपके पास 5 एम्पियर, I2 आपके पास हुआ 2 एम्पियर, और टाइम आपके पास हुआ 0.1 सेकेंड। एवरेज वोल्टेज जो है V एवरेज आपके पास आया 50 वोल्ट। आपको सेल्फ इंडक्टेंस बताना है। तो देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई इज इक्वल टू एल आई। फैराडे के, मैं आपको पूरा टॉपिक समझा रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहा, उसके साथ थ्योरी का टॉपिक भी आपको बताऊंगा। तो फाई इज इक्वल टू एल आई हुआ। फैराडे के लॉ से आपको पता है कि V होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। इसका माइनस डी फाई अपॉन डी टी करोगे तो आपके पास आएगा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी आएगा, है ना। तो V का फॉर्मूला आपके पास क्या हुआ, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी हुआ, और L का जो फॉर्मूला है वो आपके पास हुआ माइनस V डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए। L का फॉर्मूला आएगा माइनस V है आपके पास 50 डी आई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी अगर आप डी आई निकालोगे तो यहाँ से देखो डी आई की वैल्यू है I2 माइनस I1 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये आपके पास डी आई की वैल्यू आएगी माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 3, और डिवाइड बाई डी टी है 0.1, तो डिवाइड हो जाएगा 1/10। आंसर आया 5/3। 5/3 5/3 का मतलब कितना हुआ, 5/3 का मतलब हुआ 1 पॉइंट, ये वाला ए वाला आंसर ठीक हुआ। नेक्स्ट, पावर फैक्टर इज 1/4। देखिए पावर फैक्टर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos फाई इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई जेड, और गिवन है कि ये वैल्यू 1 है तो दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, आर इज इक्वल टू जेड, और आर इज इक्वल टू जेड होता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, तो सी वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाई, ये इक्वेशन लिखी है, वेयर ई जेड एंड टी आर इन वोल्ट पर मीटर एंड द सेकेंड रिस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ द वेव फैक्टर के इज। देखिए एक वेव होती है ना, वेव, उसकी इक्वेशन क्या होती है, वेव की इक्वेशन होती है ई इज इक्वल टू ई नॉट कोस या साइन कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और अगर ये लिख रखा है इसी के अकॉर्डिंग मैं लिखना चाहूँ तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, के इसी के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ, के जेड माइनस ओमेगा टी। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ से आप अलग अलग ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा कि ई नोट की जो वैल्यू है वो आपके पास ये वाली है, तो ये हो गया 40। जेड के साथ जो कुछ भी है वो के है, तो यहाँ पे के साथ जेड लिखा हुआ है, और टी के साथ जो भी होता है वो ओमेगा होता है,
तो ओमेगा की जो वैल्यू है आपके पास है 6 × 10⁸ ओके। अब देखो आपसे पूछ क्या रखा है, मैंने यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखी है, ध्यान रखना, ठीक है। आपसे पूछ रखा है कि जो k की वैल्यू बताइए। तो k का फॉर्मूला देखो आप क्या होता है, k का फॉर्मूला आता है 2π / λ, याद करके रखना। इसको प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोलते हैं वेव का, k को क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन कांस्टेंट ऑफ द वेव, k = 2π / λ। अगर यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू पता लग जाए, वेव की वेवलेंथ पता लग जाए, तो आप k की वैल्यू बता सकते हो। इसको कैसे निकालेंगे लैम्डा को, तो उसके लिए आप देखोगे आपको W गिवन है, W का फॉर्मूला लिखो आप, W एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है और एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2π × न्यू। इसको लिख सकते हो आप लोग 2π और न्यू को c/λ लिख सकते हैं। इसका मतलब लैम्डा का जो फॉर्मूला है वो आपके पास हो जाएगा ओमेगा / 2πc। लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा / 2πc, और ये आप k में पुट कर दीजिए। तो k में पुट कर देंगे तो k का फॉर्मूला आपके पास आएगा 2π / लैम्डा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2πc, और ऊपर आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे ओमेगा। 2π से 2π कैंसिल हुआ तो k का फॉर्मूला आपके पास होगा ω/c। तो ये फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है वो ω/c होता है। ओमेगा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है 6 × 10⁸, और c की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये कैंसिल हुआ, आपके पास आया 2 पर मीटर। A is the right answer. Question number 10. The angle of minimum deviation for the equilateral glass prism is 30 degree. Refractive index of the prism is, देखिए ये प्रिज्म है और प्रिज्म इक्विलैटरल है, ये प्रिज्म है। ब्रीफली आपको टॉपिक समझा रहा हूँ मैं। ये इसका एंगल ऑफ प्रिज्म जो आपके पास बनेगा, वो एंगल ऑफ प्रिज्म आपके पास बनेगा 60 डिग्री। ये इक्विलैटरल है तो 60 होगा। एक लाइट रे ऐसे जाएगी और प्रिज्म में से इसको ऐसे निकलना चाहिए था, बट ऐसे निकलती नहीं है। ये इसका क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है, ये ऐसे जाती है और यहाँ से ऐसे बाहर आ जाती है। इसको अगर आप पीछे एक्सटेंड करते हो ऐसे, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है जिसको आप क्या बोलते हो, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हो, और उसको रिप्रेजेंट करते हो डेल्टा से, ठीक है। एक हमारे पास स्पेशल केस है, अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएं तो जो डेल्टा होता है वो मिनिमम होता है। डेल्टा क्या होता है, मिनिमम। और तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स = sin A + Δm / 2, और इसको डिवाइड कर देते हैं sin A/2 से। तो यहाँ से आप देखेंगे आपके पास आएगा n = ये आएगा sin A कितना है 60, Δm आपको दे रखा है 30 / 2, और डिवाइड किया हमने sin A मतलब जो एंगल ऑफ प्रिज्म था वो था 60 / 2। ये वैल्यू आपके पास आएगी 90/2 45, ये आएगा sin 45 डिवाइड बाई sin 30, और n की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 डिवाइड बाई sin 30 की होती है 1/2। और ये आपके पास आंसर आया दैट इज इक्वल टू √2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास आया √2। तो राइट आंसर कौन सा है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द फ्रिंज विड्थ बीटा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न एंड द स्लिट विड्थ d आर रिलेटेड एज। तो ये बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, द वर्क फंक्शन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक मटेरियल इज 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी विल बी इक्वल टू। मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, कैलकुलेशन आप कर लेना। देखिए आपके पास वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है h/0, और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी निकालेंगे आप तो μ0 इज इक्वल टू आ जाएगा h डिवाइड बाई 5। इनमें से जो भी आए आप कर लेना, मैंने कैलकुलेशन नहीं की है, ठीक है। फॉर्मूला बता दिया, μ0 इज इक्वल टू h डिवाइड बाई 5। h की वैल्यू भी आपको पता है और 5 यहाँ पे गिवन है। सिर्फ आपको यहाँ पे एक काम करना है, और वो क्या है, जो 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको आप कन्वर्ट कर लेना जूल में। ये काम आप करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट करना है, आपको जूल में कन्वर्ट करना है, और फिर वैल्यू आप यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इन टर्म ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट आर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम विल हैव द वेवलेंथ। देखिए क्या होता है, जो आप फॉर्मूला लिखते हो 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n² फाइनल माइनस 1/n² इनिशियल। बामर सीरीज के लिए क्या होता है, जो आपके पास n फाइनल होता है वो 2 होता है और जो इनिशियल होता है वो 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अब पूछा हमारे पास क्या गया है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए जो ni की वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है। क्यों होती है, इसका वीडियो आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, ऊपर आई बटन दबा के भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि ये वैल्यू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इन्फिनिटी क्यों लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब इनिशियल वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी रहेगी, फाइनल वैल्यू आपके पास 2 रहेगी। वैल्यूज आप पुट करोगे तो आपके पास आएगा 1/λ इज इक्वल टू आएगा r इंटू 1/n² फाइनल हो जाएगा 4, 1/n² इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी 0 और लैम्डा की वैल्यू करोगे तो 4/r। ऑप्शन बी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, P denote mass of proton and Mn the mass of neutron. A given nucleus, the binding energy B contains Z protons and the N neutrons. The mass defect, the mass M into Nz of the nucleus is given by. तो न्यूक्लियस का मास हम कैसे देंगे, बिल्कुल, तो देखिए कैसे लिखेंगे आप इसको। इसके लिए आपको बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट भी देखना पड़ेगा। मास डिफेक्ट क्या होता है उससे देखिए आप पहले। मास डिफेक्ट को कैसे निकालते हैं, मास डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं डेल्टा m से। किसे रिप्रेजेंट करता हूँ, डेल्टा m से। तो अब आप यहाँ से ये देखिए कि मास डिफेक्ट क्या होता है। तो मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट अगर आप समझोगे तो आप ये देखोगे कि देखो जिस प्रकार से ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। कोई भी एक न्यूक्लियस मान लीजिए, उसमें मान लीजिए Z प्रोटॉन है और A माइनस Z क्या हो गए, फिर आपके पास न्यूट्रॉन हो गए। अगर न्यूक्लियस से बाहर आप इन दोनों का मास ऐड करोगे, इन दोनों का मास आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तो आपका जो मास है वो कुछ अलग आएगा। किस वैल्यू से, अगर इसको मैं न्यूक्लियस के अंदर ले जाऊं, मैं सपोज करता हूं न्यूक्लियस से बाहर इनका मास है सपोज करो x यूनिट, तो अगर ये न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे तो ये लेस देन x हो जाएगा। तो ये लेस देन x हुआ, ये कुछ कम हुआ, वो जितना कम हुआ, वो जितना भी कम हुआ वही मास डिफेक्ट है। यही मास डिफेक्ट की डेफिनेशन है। तो आपको मास डिफेक्ट निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो पहले मैं मास डिफेक्ट का फॉर्मूला लिख के फिर मैं ये समझाता हूँ कैसे बनेगा। तो मास डिफेक्ट आप लिखोगे क्या, मास ऑफ Z प्रोटॉन ZMP प्लस मास ऑफ A माइनस Z जितने भी हैं न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस का मास होगा वो। ठीक है, यहाँ से अगर आप लिखना चाहोगे तो जो न्यूक्लियस का मास है Mn, मास ऑफ न्यूक्लियस, उसको आप लिख सकते हो मास ऑफ Z प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन, और इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, माइनस डेल्टा m। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में डेल्टा m का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं दे रखा, आपके क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है। तो आपको पता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा m(c²). तो डेल्टा m का फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा m का फॉर्मूला हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाई c²। तो यहाँ डेल्टा m रिप्लेस हो जाएगा किससे, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाई c² से। तो आपके पास फॉर्मूला बना मास ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस Z Mn माइनस बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाई c²। बाइंडिंग एनर्जी को आपके क्वेश्चन में B से रिप्रेजेंट किया, तो मैं भी B से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको, ओके, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको मैं B से ही रिप्रेजेंट करके लिख देता हूँ B डिवाइड बाई c²। अब देखो ये वाला ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है,
अगर आप देखोगे -b/c², तो डी वाला ही ऑप्शन मिल रहा है। फिर आप देखोगे कि सर आपने तो यहाँ पे mn लिखा, यहाँ पे ZMP लिखा, यहाँ तो कुछ और ही लिखा है। तो देखिए सिंपल सी बात लिखा है कि यहाँ पे n न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, Z प्रोटॉन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, n mn का मतलब है यहाँ पे a-z वाला, और ZMP मतलब ZMP हमने लिखा ही है -b/c², तो डी वाला सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द केस ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन डायोड इज। पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? आप देखते हो कि जब पीएन जंक्शन बनता है तो इस प्रकार से एक बैरियर बनता है, इधर पी साइड है, तो पी साइड में आप देखोगे कि आपके पास ये पी साइड हो गया और ये क्या हो गया, एन साइड। तो जब जंक्शन बनता है तो जंक्शन के दोनों साइड इधर जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं, इधर माइनस होगी इधर प्लस, तो इस प्रकार से एक आपके पास चार्ज का अक्यूमुलेशन होता है जंक्शन के दोनों तरफ, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। अब देखिए आंसर में क्या क्या दे रखा है। आंसर में लिखा है डिप्लेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज नियर द जंक्शन, ओनली पॉजिटिव नहीं होता, साथ में नेगेटिव भी होता है। कंसंट्रेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ये भी नहीं है, ओनली पॉजिटिव बोलता है। डिप्लेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज, ये भी नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज नियर द जंक्शन, बिल्कुल जंक्शन के दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेट होते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 असर्शन एंड रीजन का है। आपको पता है ABCD कब देना होता है, नहीं पता तो एक बार इसको आराम से पढ़ लेना, इसको पढ़ के हम टाइम खराब नहीं करेंगे, हम अपना असर्शन और रीजन देखते हैं। क्या लिखा है देखिए, नो इंटरफेरेंस पैटर्न इज डिटेक्टेड व्हेन टू कोहेरेंट सोर्स आर इनफाइनाइटली क्लोज टू ईच अदर। फॉर्मूला देखिए, इंटरफेरेंस में जो फ्रिंज विड्थ होती है बीटा, क्या जो फ्रिंज विड्थ होती है बीटा, उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d। और स्मॉल d क्या है, डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको मैं, पूरे का पूरा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो देखिए। उसमें आपके पास क्या होता है, ये सोर्स था, स्क्रीन और सोर्स के बीच की डिस्टेंस कैपिटल D थी, दो स्लिट्स हैं S1 एंड S2, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल d है, ठीक है। और लैम्डा क्या है, यहाँ से जो भी लाइट निकलेगी उसकी वेवलेंथ है। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि जो बीटा का फॉर्मूला हुआ वो लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d है, मतलब बीटा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d है। तो इसका मतलब d की वैल्यू मैं वेरी स्मॉल कर दूंगा, d को वेरी स्मॉल कर दूंगा, तो बीटा की वैल्यू वेरी लार्ज हो जाएगी, इतनी लार्ज हो जाएगी कि हमारी जो स्क्रीन है ये पूरी, उस पर आपको या तो आइदर मिलेगा डार्क बैंड या मिलेगा आपको ब्राइट बैंड। मतलब आप स्क्रीन पे दोनों एक साथ नहीं देख पाओगे, या तो डार्क मिलेगा या ब्राइट मिलेगा, है ना, इसलिए आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो असर्शन बिल्कुल सही है आपका, 100% सही है। रीजन देखते हैं क्या लिखा है। रीजन में लिखा है द फ्रिंज विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस, बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऐसे केस में हम ए आंसर लिखते हैं। बी क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ए चार्ज वेदर स्टेशनरी और इन मोशन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स वो मूविंग चार्ज होता है। पेज पे लिख के बताता हूँ। क्या सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मूविंग चार्ज। नोट करना इसको, क्या होता है, मूविंग चार्ज। और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वो होता है स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी चार्ज। और मूविंग चार्ज भी होता है, ध्यान रखना, मूविंग चार्ज भी होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन अप्लाई, तो मैं स्टार लगा देता हूँ। क्या कंडीशन है, सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन है और वो इस प्रकार से अकेला चल रहा है, या इलेक्ट्रॉन का बीम है और वो इस प्रकार से आपने प्रोजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का बीम है तो इलेक्ट्रॉन है, और ये मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मूव। तो उस दौरान मूविंग चार्ज है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से कोई कंडक्टिंग वायर है और उस वायर में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो वो प्रोड्यूस करेगा ओनली मैग्नेटिक फील्ड।
तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा। ओके, ध्यान रखना। रीज़न क्या है? मूविंग चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इन सराउंडिंग स्पेस। गलत है। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करता है ओनली मैग्नेटिक फील्ड, नॉट इलेक्ट्रिक। क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक। ए चार्ज वेदर स्टेशनरी और इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये भी गलत है। असर्शन भी गलत है, क्योंकि स्टेशनरी चार्ज कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। तो असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। डी वाला आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। बिल्कुल सही बात है। एक लाइन ऐसे जा रही है और इसको कभी भी दूसरी लाइन ऐसे नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती? उसका रीज़न आपको पता है, क्योंकि इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक साथ दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती, इसलिए काट नहीं सकती। तो ये ठीक है। रीज़न क्या लिखा है? रीज़न देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट सुपरिम्पोज टू गिव वन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात ठीक है। अगर ये सुपरिम्पोज करेंगी तो क्या करेंगी? एक पॉइंट है, उसके ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, तो मुझे एक सिंगल डायरेक्शन वहाँ से मिलने वाली है। ठीक है ना? तो इसका ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। बट इस ऑप्शन से मुझे एग्जैक्टली ये पता नहीं चल रहा कि वो क्रॉस क्यों नहीं करेंगी। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि सुपर इम्पोज करेंगे तो सिंगल डायरेक्शन देंगी, है ना? तो इसलिए मैं क्या बोलूँगा, असर्शन रीजन दोनों ठीक हैं, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है उसका हमें पता नहीं चल रहा। तो इसका मतलब हमें आएगा कि ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो पार्ट वीडियो का आने वाला है उसके अंदर हम सेक्शन बी सोल्व करेंगे और इसके अंदर इससे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस सिर्फ यही नहीं कि आप यही क्वेश्चन करेंगे, इससे रिलेटेड जो टॉपिक मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि जितने भी टॉपिक्स थे उसका ज़्यादा से ज़्यादा मैं इलोबरेट करूँ। आप भी कोशिश करना कि जो भी क्वेश्चन आप पढ़ो, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ा आपने या 17 पढ़ा, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ लिखा है, तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आपके सामने आता है उसकी भी साथ में आप प्रैक्टिस करें। तभी आपके पास ये जो पेपर सॉल्यूशन है वो फ्रूटफुल होने वाला है और तभी आप इसमें कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे।